हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 9 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पल्लवों द्वारा। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर, जिसे सप्तरथ मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया था। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ प्रमुख थे, जिसमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महायान। कुषाण वंश का शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था और इसी के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र था। चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान और महायान में बट जाती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 36 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कुल 36 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला कथन है, चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो ये सही है। कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। तो ये गलत है। कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर नहीं लिया था, भारत सरकार ने अपने ऊपर लिया था। इसके बाद दूसरा है, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देना था। तो ये भी गलत है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार नहीं होगा, यहाँ पर होगा भारत सरकार ने कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देना था। तो ये गलत है। आखिरी कथन है, कंपनी ने भारत में अगले 20 वर्षों में स्वतंत्रता देने की घोषणा की। तो ये कथन भी गलत है। कंपनी ने भारत में अगले 20 वर्षों में स्वतंत्रता देने की घोषणा नहीं की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बी, सी और डी, ये तीनों जो हैं वो कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए चेक करते हैं। पहला कथन है, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। तो ये गलत है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ अधिवेशन 1915 ईस्वी में बॉम्बे में भी हुआ था। ठीक है। दूसरा कथन है, इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दलों का सम्मेलन हुआ था। तो ये सही है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो ये भी सही है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन 1915 ईस्वी में बॉम्बे में संयुक्त सुधार योजना तैयार करने के लिए हुआ था। लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतों में वह अल्पसंख्यक थे, वहां पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। नवीनतम खोजों के अनुसार राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैयद आमिर अली। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किताब के लेखक सैयद आमिर अली हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 1940।
11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने की घोषणा की गई थी और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और जब विनोबा भावे की गिरफ्तारी हो गई तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, परंतु वो चुनाव हार गए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे और वो 1892 ईस्वी में संसद में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और त्रिपुरी संकट 1939 को हुआ था, जब सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। लीडर समाचार पत्र की शुरुआत 1910 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 123 लोगों की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में 20 जून 1756 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। जब 23 जून को कमरा खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। 146 लोगों को बंद किया था और 23 लोग जिंदा बचे थे, जिसमें से हॉलवेल, जिसने इस घटना का वर्णन किया था, वो भी था। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो प्लासी के युद्ध में एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था 23 जून 1757 में। अगला प्रश्न है, नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। तो पहला है मुंबई, उसके संस्थापक ओनाल्ड ऑक्जियर थे। उसके बाद कलकत्ता, तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चरनॉक थे और मद्रास, चेन्नई के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। अगला प्रश्न है, क्लाइव के बारे में निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है बंगाल का पहला गवर्नर, तो ये सही है। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, तो ये भी सही है। आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर, तो ये भी सही है। बक्सर युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। रॉबर्ट क्लाइव को 1757 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1765 से 67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा, सिविल सेवा और न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर। भारत में पहली बार 43 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, जो कि मुंबई से थाने के बीच थी, 1853 ईस्वी में चली थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध रेजिमेंट। जब 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में कर लिया था, तो 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से अवध रेजिमेंट खड़ी हुई, जिसका परिणाम यह होता है कि अवध अंग्रेजों के हाथ से निकल जाती है, परंतु 1.5 वर्ष की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय होती है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था? तो यंग इंडिया में वर्ष 2022 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध महात्मा गांधी एवं शंकर लाल नायर, जो कि यंग इंडिया के प्रकाशक थे, इनको अभियुक्त बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, महात्मा गांधी और शंकरलाल नायर। और इस केस में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 1930 ईस्वी में नामित किया था और उस समय टाइम्स पत्रिका ने उन्हें संत गांधी के नाम से वर्णित किया था। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उपरोक्त कथन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के हत्या के बाद कहा था। अगला प्रश्न है, वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर वापस लौटने का आह्वान किया था और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की 1897 ईस्वी में स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श हेतु। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 ईस्वी में ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श के लिए किया था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग के अलग देश की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। वर्ष 1857 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
हॉलैंड समिति 1916। हॉलैंड समिति का संबंध उद्योगों से संबंधित सुझाव देने से है, जबकि स्मिथ समिति, स्ट्रेची आयोग और लायल आयोग का संबंध ब्रिटिश काल में अकाल से है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर ब्रिटिश सरकार ने 1897, 1908 और 1916 में अभियोग चलाया। 1897 ईस्वी में 18 माह की सज़ा हुई। 1908 ईस्वी में 1000 जुर्माना और मांडले जेल भेजा गया और वर्ष 1916 में जेल नहीं भेजकर साधारण दंड दिया गया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन की चयन कीजिए। तो आइए चेक करते हैं। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, तो ये सही है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, तो ये भी सही है। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई, तो ये गलत है। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में एक परिषद की गठन होती है। उसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी में। वर्ष 1929 ईस्वी में गांधी जी ने देश भर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता से राजनीतिक संघर्ष हेतु तैयार रहने का आह्वान किया, जिसमें गांधी जी को 1929 ईस्वी में कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी और इसकी स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की एवं HS अलकाट ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामवंती कल्याणम। राजा कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम की रचना की थी और अमुक्त माल्यदा की रचना राजा कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में की थी। अगला प्रश्न है, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़ा गया था और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। नूरुल हसन ने वर्ष 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया था और बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता मजहरुल हक, गुलाम इमाम, हसन इमाम आदि थे। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज और काली। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ। ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 ईस्वी में। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संबंधी कानूनों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है?
तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि रोपण कृषि होता क्या है। तो रोपण कृषि हम लोग उसे कहते हैं जो कि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। और भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। चाय, केला, गन्ना और कॉफी ये चारों ऑप्शन में मौजूद हैं। तो ई हो जाएगा इसका सही उत्तर, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, नल्लामलई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नल्लामलई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अष्टमुडी झील केरल के कोल्लम जिले में लैगून झील है और ये एक रामसर वेटलैंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले है पंपास। पंपास जो है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। सिल्वास घास का मैदान अमेजन बेसिन में है। लानोस घास का मैदान जो है वो वेनेजुएला में है और कंपोज घास का मैदान ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में है। तो आइए इसको हम लोग मानचित्र पर देख लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका का मैप है जिसमें सबसे ऊपर वेनेजुएला है और वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान पाया जाता है। इसके जस्ट नीचे अमेजन बेसिन है जिसमें सिल्वास घास का मैदान पाया जाता है और इससे जस्ट नीचे ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है जिसमें कंपोज घास का मैदान पाया जाता है। और यहाँ पर सबसे दक्षिण में उरुग्वे और अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। तो उस लिहाज से लानोस सबसे उत्तर में, उसके बाद सिल्वास जो कि अमेजन बेसिन में है, उसके बाद कंपोज जो कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में है और सबसे आखिर में पंपास जो कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? तो विषुवतीय रेखीय धारा और अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि फ्लोरिडा धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सी और डी जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। यूरेशिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका और प्रेरीज जो है वो अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए वर्ष 2019 के आंकड़ा के अनुसार बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला था वो था जहानाबाद, परंतु वर्ष 2021 के आंकड़े के अनुसार जो है बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है शेखपुरा, 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो सबसे कम जो है वो अरवल का है और उसके बाद तीसरे नंबर पे जहानाबाद है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो भी शेखपुरा में सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में चावल के उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिले अवरोही क्रम में हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। वर्ष 2019-20 में चावल के उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर से नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार एवं झारखंड की सीमाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, दमनगंगा निम्नलिखित में किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी।
दमनगंगा ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है और यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण से निकलती है। अस्किनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है, वितास्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है और पुरुषनी रावी नदी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है और इन दोनों के संयुक्त प्रवाह को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम सुंदरवन है और ये सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल जो है वो मुंडा और हो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य पर्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंडा। सरहुल हो जनजाति और मुंडा जनजाति मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। मंगल परियोजना केरल के पलाकोड जिला में भरतपुड़ा नदी पर या फिर नीला नदी पर बनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत की एल्युमिनियम कंपनियों और उसकी अवस्थिति के सम्मिलित उत्तर की पहचान कीजिए। तो आइए चेक करते हैं। बाल्को हीराकुंड में नहीं है, बाल्को जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरबा में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हिंडाल्को, तो हिंडाल्को जो है वो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कोरापुट, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी उड़ीसा के हीराकुंड में स्थित है और नाल्को जो है वो दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट में स्थित है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों जो है वो गलत है। बाल्को कोरबा में स्थित है, हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में स्थित है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वो हीराकुंड के निकट है और नाल्को जो है वो कोरापुट में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्तनों और उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो आइए चेक करते हैं। काहिरा मिस्र का महत्वपूर्ण पत्तन है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का महत्वपूर्ण पत्तन है, मुरमांस्क रूस का महत्वपूर्ण पत्तन है और लिस्बन पुर्तगाल का महत्वपूर्ण पत्तन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। अगला प्रश्न है, सवाना तुल्य जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग में पाया जाता है और इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, वेनेजुएला, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं भारत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम है। गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों में सबसे पहले कर्मनाशा नदी है जो कि चौसा के निकट गंगा में मिलती है। उसके बाद घाघरा छपरा में और सोन नदी दानापुर के निकट गंगा नदी में मिलती है और सबसे अंत में गंडक नदी हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्मनाशा, घाघरा, सोन और गंडक। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के तर्ज पर लिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। केंद्र सरकार के मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, परंतु मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
राष्ट्रपति के प्रति होगा। अगर सामूहिक बोलेगा तो लोकसभा के प्रति होगा उत्तरदायित्व, और अगर व्यक्तिगत बोलता है तो राष्ट्रपति के प्रति होगा। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन के शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है और अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएन भगवती। पीआईएल शब्द की उत्पत्ति 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी, और जब भारत में पीआईएल की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश पीएन भगवती थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में कब से कब तक चला था? तो संविधान सभा का आखिरी सत्र 14 से 26 नवंबर 1939 तक चला था, परंतु संविधान सभा का आखिरी बार जो बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार संसद से विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद भारत सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? देखिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। विभागीय अस्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो इसमें 30 होते हैं और इसमें 22 होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो विभागीय अस्थायी समिति में है 31 सदस्य, जो इसमें 21 जो है वो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी व्हीयर। उपरोक्त कथन जो है वो केसी व्हीयर के द्वारा भारतीय संविधान के बारे में दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। कैडमियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम, रेडियम और थोरियम ये तीनों जो है वो रेडियोधर्मी तत्व हैं। अगला प्रश्न है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले आबंध हैं। अमोनियम क्लोराइड में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है
और एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक अमोनियम आयन क्लोरीन आयन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है और उसी तरह से अमोनियम ब्रोमाइड में भी बॉन्ड का जनरेशन होता है। आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड और उप सहसंयोजी वाले आबंध अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेडॉन, जिसको हम लोग Rn से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 86 है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटियम में। प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। जबकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है और इसकी प्रतिशत जो है वो 46.8% है। जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन है और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफीन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो पानी बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो TNT एक विस्फोटक है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन ये एक विस्फोटक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये भी एक विस्फोटक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये भी एक विस्फोटक है TNP, और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है वो एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का उपयोग रासायनिक उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, जबकि यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और सुपर फॉस्फेट का उपयोग जो है वो रासायनिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैसों एवं द्रव में। देखिए, संवहन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है और संवहन केवल और केवल गैस और द्रव में हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो देखिए, जहाँ पर आर्द्रता कम और टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि। ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? देखिए, मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग जो है वो मुख्य गुहा होता है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है और आंत होता है और इसमें यकृत नहीं होता है। तो यकृत जो है वो मनुष्य के आहार नाल का मुख्य भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। सेंधा नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaCl होता है और इसमें सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब ताप अधिक होगा और हवा आर्द्र होगी। जब ताप अधिक होगा और हवा आर्द्र होगी तो उस स्थिति में पसीना अधिक निकलता है।
यही कारण है कि वर्षा ऋतु में आर्द्र और गर्मी अधिक होने के कारण पसीना ग्रीष्म ऋतु से अधिक निकलता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइट लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जस्ते की। जब जस्ते का लेप किसी अन्य धातु पर लगाया जाता है तो उसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं, और गैल्वेनीकरण का मुख्य कारण धातुओं को संक्षारित होने से रोकना है। अगला प्रश्न है, सीएनजी जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मौजूद होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4 मीथेन। सीएनजी में लगभग 80 से 90% तक मीथेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा प्राप्त के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। तत्कालीन ऊर्जा प्राप्ति के लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केराटिन। सिल्क केराटिन नामक प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अलावा मनुष्य के नाखून, बाल इत्यादि केराटिन से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज और डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज आदि। तो ये चारों एंजाइम जो हैं वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल स्ट्रोमा में। देखिए, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। देखिए, डीएनए की रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा होती है। ये विपरीत दिशाओं में घूमकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है और दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इसकी खोज जो है वो वाटसन और क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन तत्व अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी जो है वो उत्तकों का अध्ययन है। लिम्रोलॉजी, झीलों तथा अलवनीय जलीय पादपों का अध्ययन। पेडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन है। और सिल्वीकल्चर, वनों के वृक्षों तथा उत्पादों का अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, डी, बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्लिना। युग्लिना को पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है क्योंकि युग्लिना में जंतु के भांति कशाभ अंग होते हैं और पादपों के भांति हरित लवक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन फास्फोरस के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट के द्वारा ग्लूकोज का किण्वन में अंतिम उत्पाद इथेनॉल तथा CO2 बनता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आइए चेक करते हैं। 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल, तीसरा खेल के लिए, तो ये सही है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। 2035 तक
100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी। तो ये गलत है, ये 2035 नहीं था, ये 2030 था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में गेहूं के उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिले अवरोही क्रम में या घटते क्रम में हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। 2019-20 में गेहूं उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिले हैं रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, बिहार के कितनी प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। 2019-20 के वर्षों में बिहार में 74% आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती कार्यों में संलग्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम। उत्पादन के क्रियाशील साधन जो है वो श्रम है, क्योंकि इससे उत्पादन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थिर लागत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज। स्थिर लागत उस लागत को कहा जाता है जिसमें उत्पादन स्तर प्रभावित नहीं होता है तथा अल्पकाल में उसमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि ब्याज में जो है वो परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत एक श्रम शक्ति अधिक्य वाला देश है, जहां श्रम शक्ति इस देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह जीवीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2015। भारत में 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी के जगह जीवीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है, जिसकी गणना सीएसओ द्वारा की जाती है और इसका आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। अपर्याप्त आंकड़े और बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र की समस्या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले का समूह का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिले में है। शेखपुरा की जनसंख्या लगभग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4 लाख। बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है और वो जनसंख्या है 6.4 लाख और 6.6 लाख जो है वो शिवहर की जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, आम बजट 2021-22 की कुल राशि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3483,236, 34,83,236 करोड़। और 2022-23 के बजट का जो राशि है वो है 39,44,909 करोड़, जो कि 2021-22 से 4.6% ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इंदिरा आवास योजना 1985-86 की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 तक थी में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 2000 ईस्वी। फेमा 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
1986-87। कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष 1986-87 है। अगला प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना 1975 में शुरू की गई थी और ये योजना 6 सेवाओं की एक पैकेज है। इसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप और रेफरल सेवाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों जो हैं वो समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। महान्यायवादी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, के वेणुगोपाल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न है, स्टीफन लोफवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वीडन। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्विटर। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संदीप मिश्रा। फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक के लेखक संदीप मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शूटिंग। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीष महात्मे। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में मनीष महात्मे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्पारा, श्रीलंका में। भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण अक्टूबर 2021 में अम्पारा, श्रीलंका में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए स्पोर्टिंग आंध्र प्रदेश के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मणिपुर। हाथी मिर्च के लिए मणिपुर को सितंबर 2021 में GI टैग दिया गया है और मणिपुर को तामेंगलोंग ऑरेंज के लिए भी GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, MR नायक। बिहार का प्रथम ट्रैफिक IG MR नायक को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परवीन सिन्हा। केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक परवीन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पक्षी यदि संग हैं तो जीवन में रंग है। बिहार के प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जनवरी 2021 में जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था, जिसका टैगलाइन है, पक्षी यदि संग हैं तो जीवन में रंग है। अगला प्रश्न है, कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। कोरोना काल में चुनाव के लिए बिहार को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है, जिसे 11वें मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2021 को मुख्य चुनाव आयुक्त ने इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड के तहत राज्य एवं अधिकारियों को पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों बैहेतन बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। बैहेतन बांध जो है वो चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पालागुम्मी साईनाथ। पत्रकार पालागुम्मी साईनाथ को 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप T20 भारत में आयोजित होना था, जिसे यूएई और ओमान में आयोजित किया गया है, और इसके विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसने न्यूजीलैंड को हराया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न होने वाली जोखिमों के प्रबंधन के लिए सहकारी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में एक हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में म्यांमार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में मिथिला या मधुबनी पेंटिंग के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुलारी देवी। वर्ष 2021 में मिथिला या मधुबनी पेंटिंग की कलाकार दुलारी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5% से 3.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्रमशः 1.5% और 3.5% खर्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है, जिसमें एक मूर्ति और एक सांस्कृतिक केंद्र शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है
जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंशुला राव। भारत की पहली महिला क्रिकेटर अंशुला राव हैं, जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी आकार की। बजट 2021-22 के अनुसार भारत की जीडीपी में वी आकार की वृद्धि अनुमानित की गई है। अगला प्रश्न है, ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2018 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022 में। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2022 में किया जाएगा। अब इसके बाद 141 से 150 तक मैथ के क्वेश्चन हैं, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।